हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वीडियो अभी अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और साथ साथ एस्टेट में कितना वेटेज है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं, अभी तो फिलहाल एस्टेट का ही करेंगे, इसके अलावा भी और भी जैसे एग्जाम है, जैसे बीएसएससी हो गया, बीएसएससी में अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है, उसका हो गया अपना। और उसके साथ साथ बीएसएससी है, बीपीएससी, एईडीओ हो गया अपना, फिर जीविका वाला है। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम है जो अपलोड होंगे इस चैनल पे धीरे धीरे। अभी मेन फोकस है एस्टेट का, तो एस्टेट पे लगे हुए हैं। एस्टेट का जैसे ही क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक तो ये सब भी स्टार्ट कर देंगे फटाफट। ठीक है, और इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई, इसका तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ उसी में अटैच अपन ईएमआरएस भी कर देंगे और एलटी भी कर देंगे, यानी यूपीएलटी वाला। तो ये तीनों मिक्स करके चलाएंगे क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो इतने चीज़ों पे हम लोग आगे करने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपने इन सब में से कोई ना कोई फॉर्म तो भरा ही होगा, चाहे वो बीएसएससी का कोई फॉर्म हो, सीजीएल हो, इंटर लेवल हो, या आपका जो परिचारी वाला था 10th लेवल वाला वो हो, या बीपीएससी एईडीओ का तो मोस्टली लोगों ने भर दिया है, जीविका का कुछ लोगों ने भरा है, तो ये सब भी चलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब सबसे पहले जो लोग परेशान रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिल रहा है, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, तो आपको बता दें कि अभी तक क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी देखो 6 तारीख को मल्टीमीडिया का वीडियो गया, मास्टर वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम 7 तारीख को गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कल गया था 8 तारीख को। आज आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 9 तारीख को जाएगा। और सभी का पीडीएफ आपको कहाँ मिल रहा है? टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, एक तो डिस्कशन वाला ग्रुप है, एक मेन ग्रुप है, उस पर कोई भी चीज़ नहीं है, उस पर सिर्फ हम पीडीएफ और वीडियो का लिंक ही डालते हैं। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। एक टेस्ट वहाँ पे अपलोडेड है, उसके बाद सेक्शन टेस्ट भी छोटे छोटे 5-6 अपलोडेड है, तो जाके मेरे वेबसाइट पे भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो परेशान मत होइए, कमेंट करते रहते हैं लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, ये चीज़। बाकी इससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीटेड है, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटेड है, और डीबीएमएस कंप्लीट है, मास्टर वीडियो अपलोडेड है। इसके बाद और क्या कर दिए हम, यहाँ पे कितने टॉपिक है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एल्गोरिथम अपलोडेड है। और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स अपलोडेड है, सब अपलोडेड है। तो आप जाके एक बार देखिए। और भी 3, 3, 6, 3, 9, 15 टॉपिक होने चाहिए। तो एक और कोई हम अपलोड किए हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क कर दिए हैं, डेटा स्ट्रक्चर कर दिए हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिए हैं आपका। ठीक है, एल्गोरिथम कर दिए हैं। तो ये सब सारा अपलोडेड कर दिए हैं। एक बार मैं देख भी लेता हूँ और कौन कौन से बचे हुए हैं। कहाँ गया? डीबीएमएस कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा। इधर क्या क्या हो गया अपना? फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स हो गया और मल्टीमीडिया हो गया। ये सब अपलोडेड है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, कोई वो वाला बात नहीं। फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स यहाँ छूट गया था तो वो भी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हैं, यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए, एस्टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, सारा वीडियो मिल जाएगा, एक ही जगह सब मिल जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं कवर, जो नए लोग हैं। बाकी जो पुराने उनको पता ही है। तो अब चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टॉपिक से कितना आपको पूछा जाएगा। देखिए, इस टॉपिक पे इतना वेटेज है नहीं। टीआरई की बात करें तो टीआरई में 2 टीआरई से नहीं पूछा था, टीआरई फर्स्ट और सेकंड में नहीं पूछा था इससे एक भी क्वेश्चन। लेकिन थर्ड में, चाहे वो 6 से 10 वाला 2 एग्जाम हुए थे, टीआरई 3 में 6 से 10 का एक हुआ था और एक हुआ था आपका 11 से 12 वाला। दोनों में लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो वेटेज वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक दिया गया था। 120 में से 5 क्वेश्चन अच्छा वेटेज हो सकता है। स्टेट में कोई भारी भरकम यहाँ से
क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर पूछेगा भी तो कुछ मॉडल से पूछ लेगा, जैसे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है इस तरीके से। तो इस पे ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पड़ना। अगर कुछ समझ में नहीं भी आए तो इसको थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा। बाकी जो मेन टॉपिक है वो आपको बता देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर एकदम जी जान लगा के पढ़ लीजिएगा, डी जिसको बोलते हैं। डीएस डेटा स्ट्रक्चर, इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और एक चीज यहाँ देखिए, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कल हम अपलोड करेंगे इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो है ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है, इस पर उतना नहीं है टेंशन लेना। टीओसी भी इतना कोई भारी भरकम नहीं है जिससे कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न आप समझ रहे हैं, टीसीएस आ रहा है। ठीक है, टीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 बार का जो लेवल था उससे थोड़ा चेंज हो सकता है, और पैटर्न भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये मेनली फोकस करता है अच्छे अच्छे टॉपिक पे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका यूज यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ओप्स का। तो इस कारण से ये बहुत तगड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो चलाएंगे, उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। बाकी ये इस टॉपिक को भी समझते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है कि सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए। किस किस चीज के लिए? बनाने में, मतलब उसका डिजाइन करने में, फिर उसको डेवलप करने में, उसके टेस्टिंग में। और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आप लॉन्च कर दीजिएगा सॉफ्टवेयर और उसको छोड़ दीजिएगा। बीच बीच में कुछ चीजें आएंगी कस्टमर की तरफ से, फिर उसको अपडेट भी करना पड़ेगा आपको। तो ये जो मेंटेनेंस वाला प्रोसेस है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी मतलब कि इसी के सर्किल में आता है। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि अगर आप जोमेटो का ऐप बनाते हैं, ठीक है, फूड डिलीवरी वाला जोमेटो टाइप का कोई ऐप बनाते हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि बिना प्लानिंग के ही बैठ गए बनाने, ठीक है, बस जो मनाया वो कर दिए, तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ बनाइएगा तो फिर दूसरा याद आएगा, अरे ये चीज़ तो रह ही गया, वो वहीं रह जाएगा, दूसरा चीज़ शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा आपको बग आएगा। बग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में बग का मतलब कि एरर आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए हमें एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है हर चीज़ को करने के लिए। वैसे ही सॉफ्टवेयर में कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू ही हम लोग देखते हैं कि हर स्टेप पे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो वही सारा कुछ यहाँ पे है। देसी भाषा में समझे, सॉफ्टवेयर बनाना इन अ प्लान प्रोफेशनल वे, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बस इतना ही कहानी है इस चैप्टर का। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है इसका? जैसे सिस्टमेटिक अप्रोच, पहला वर्क इन प्लान स्टेप, मतलब कि एक पूरा फुल मेन्यू है हमारे पास, लिस्ट है एक प्रोसेस का कि पहले ये काम करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। जैसे एक देसी एग्जांपल लिया जाता है, अगर समोसा बनाते हैं तो पहले आप आटा गूंथते हैं, उसका लोइया काटते हैं, मतलब डो बनाते हैं, फिर उसको बेलते हैं, उसमें फिर मसाला डालते हैं, मतलब आलू डालते हैं, फिर फ्राई करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी काम पहले कर लीजिएगा, ठीक है, पहले फ्राई कर लीजिएगा बाद में आटा गूंदिएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। एक सिस्टमेटिक प्लान जरूरी होता है। फिर है स्केलेबिलिटी। ये क्या है भाई? सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गया तो बात खत्म हो गई। ग्रो भी हो सकता है यूजर के नीड्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक बार फर्स्ट टाइम आपकी जो क्लाइंट है उससे मीटिंग हुई, उसने 4-5 रिक्वायरमेंट आपको बता दिया, वो चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर से उसका थोड़ा सा बढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती है। या प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद भी चीज़ें आपकी बढ़ सकती है। मान लीजिए एक उसने एस्टिमेट लिया था कि 100 ऑर्डर पर डे का आएगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर 1 लाख पर डे हो रहा है, तो ऐसा भी चीज़ हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने इंप्रूव करनी पड़ती है, स्केल बढ़ाना पड़ता है। फिर मेंटेनेंस, इजी टू अपडेट एंड फिक्स होना चाहिए। आप पता चले कि आप एक कोड बना दिए, मार्केट में रन करवा दिया, अब उसको कुछ नया चीज़ उसमें अगर अपडेट करना हो, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो अब वो हो ही नहीं रहा, फंस गए हम। तो ऐसा सॉफ्टवेयर भी नहीं बनना चाहिए। ईजी होना चाहिए अपडेट करने में, बग अगर उसका कुछ एरर आ गया तो उसको सॉर्ट आउट करने में। इसके बाद है रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर शुड वर्क विदाउट क्रैशिंग, मतलब कि बिना किसी पंगा का वो चल जाना चाहिए। अब पता चले कोई आप पेमेंट वाला ऐप यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी कर रहे हैं, और जैसे ही आप पासवर्ड वासवर्ड डाल के बटन दबाए क्रैश कर गया, हैंग कर गया, बस
अब दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, पैसा जाएगा, कटेगा, क्या होगा, कहाँ फंस गया, मान लीजिए वो लास्ट ही पैसा था आपके अकाउंट में, तो पंगा तो हो जाएगा। इस तरीके का चीज रिलायबिलिटी में आता है। एफिशिएंसी मतलब कि छोटा सा मेमोरी में आपका होना चाहिए और फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अब पता चले कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना जो 8 GB रैम से कम काम ही नहीं करता, मतलब 4 GB वाला रोते रहेगा कि भाई हमारे में तो हैंग कर जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यूजेबिलिटी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर बना के दिए और वो ढूंढ रहा है कि अरे सबमिट वाला बटन किधर है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कैरेक्टर है, ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ध्यान रखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती है। अब चलिए आगे बढ़े। इमर्ज एंड नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका नीड क्यों पड़ा भाई? 1970 से पहले तक क्या था कि जैसे रैंडम वाली चीज़ें होती थी, कुछ बनाना हो तो नॉर्मली बन जाता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा चीज़ एरर आता था। तो 1970 में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर वाज रिटेन बाय स्मॉल ग्रुप फॉर स्पेसिफिक मशीन, नो प्लानिंग नो डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा चलता था 1970 से पहले। देन कम द सॉफ्टवेयर क्राइसिस आया, प्रोजेक्ट गॉट डिले होने लगा, बजट एक्सीड होने लगा, बग आने लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में आया कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिस्टमेटिक तरीका, जिससे कि जिस फ्लो में हम काम करें उससे ना बग आए, बग मतलब एरर ना आए, बजट भी कम लगे, बहुत कम टाइम में चीजें बन के तैयार हो जाए। तो उस कारण से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सामने आया कि ये भी चीज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का कुछ चीज होना चाहिए जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे, एक तरीके से करेंगे। अब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड मॉडल क्या होता है? मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट और मॉडल मतलब फ्रेमवर्क और मेथड यूज टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब देखिए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को डिटेल में समझे तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर नंबर ऑफ मेजर यूज टू चेक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड प्रोग्रेस। इसका क्वालिटी और प्रोग्रेस को चेक करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिससे हम इस चीज को मेजर करते हैं कि कितना क्या क्वालिटी है और क्या प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे प्रोसेस मैट्रिक, ये मेजर करता है कि हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, मतलब कि सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या मेजर करता है कि व्हाट इज डेवलप, मतलब कि क्या बन रहा है। प्रोसेस मैट्रिक ये मेजर करता है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट मैट्रिक क्या करता है कि क्या बन रहा है, कैसे और क्या के बीच का झमेला है। प्रोसेस मतलब कैसे, अगर मान लीजिए आप समोसा ही बना रहे हैं सपोज, तो उसका जो प्रोसेसिंग है कि पहले आटा गूंदे, उसको बेलें, फिर उसमें फिलिंग किए, फिर छाने, ये जो चीज है ये प्रोसेस मैट्रिक के अंदर आ गया। लेकिन बन क्या रहा है, व्हाट इज डेवलप, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास समोसा आएगा, उसी तरह यहाँ सॉफ्टवेयर आएगा। ये किस में आता है? प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आता है। अब प्रोसेस मैट्रिक्स को और अच्छे से समझते हैं। यूज टू इवोलेट द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब क्या है भाई? एफर्ट, कितना एफर्ट लग रहा है, मतलब कि कितना पर्सन लग रहा है, पर घंटा कितना काम हो रहा है। जैसे मान के चलिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें 5 डेवलपर लग रहा है और 100 घंटा पर डेवलपर दिया है, तो मतलब कितना टाइम हो गया? 5000 घंटे का टोटल टाइम लगा, एफर्ट इतना लग गया हमारा। डिफेक्ट रेट कि बग कितना फाउंड हुआ, अगर मान लीजिए 1000 लाइन के कोड में कितना बग फाउंड होता है, इसको हम लोग परसेंटेज वाला चीज कर, जैसे 3 बग फाउंड हुआ 1000 लाइन के कोड में, तो मतलब डिफेक्ट रेट क्या हो गया? 0.3% का हो गया, ठीक है। शेड्यूल वेरिएंस, डिले इन प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 30 दिन का टाइम लिए थे हम क्लाइंट से कि हमको ये 30 दिन में हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो 40 दिन लग गया हमको बनाने में, तो यहाँ पे वेरिएंस कितना हो गया? 10 दिन हम एक्स्ट्रा टाइम ले लिए, ये वेरिएंस हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब जब बना के दे रहे हैं तो कस्टमर से पूछेंगे भी, तो फीडबैक तो लेंगे कि भैया जो हम बना के दिए हैं उससे आप संतुष्टि हैं कि नहीं है। अब पता चलेगा उसको दिए और पहले लॉगिन करना चाहा, वहीं पर क्रैश हो गया, क्या फीडबैक आएगा? वो तो कहेगा तुम गया गुजरा डेवलपर है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, 2 गालियां देके जाएगा। तो ये चीज भी मैटर करती है। अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जैसे जब प्रोडक्ट बन गया, अभी तक तो प्रोसेस की चीज चल रही थी, अब चल रही है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स, मतलब कि जो बना है उसमें क्या चीजें हैं। जैसे लाइन ऑफ कोड कितना लिखे हैं भैया, मान लिया जाए कि आप एक प्रोजेक्ट हम बनाए उसमें 50,000 लाइन का कोड है, ठीक है, तो बिग ऐप, बड़ा ऐप बन गया। साइज ऑफ कोड बेस कितना है ये। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिक, ये कैसा है। जैसे मान लीजिए बहुत, अब कोडिंग लाइन में क्या बताएं आपको, इफ एल्स कंडीशन बार बार यूज कर रहे हैं, एक इफ एल्स के अंदर फिर इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स का मतलब यदि
ये होगा तो ऐसा होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ये वाली कंडीशन सॉफ्टवेयर में बहुत बार यूज होता है, ठीक है, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। फिर है फंक्शन पॉइंट, मेजर सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी फॉर यूजर, कि मान लीजिए 10 स्क्रीन है, 10 पेज का आप एक सॉफ्टवेयर बनाए और हर पेज पे 5 फंक्शन काम करता है। फंक्शन मतलब कि जैसे कोई बटन हम प्रेस कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट वाला है, बाय नाउ वाला है, इस तरीके से। तो कितना फंक्शन हो गया, 10 पेज है, हर पेज पे 5 फंक्शन है, मतलब 50 फंक्शन है आपका। फिर है रिस्पॉन्स टाइम, स्पीड ऑफ सिस्टम, कि भाई उसका कैसा है। मान लीजिए आप कोई बटन दबाएं, जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक किए और वो चक्री घूम रहा है, होता है ना, देखे होंगे चक्री घूमे जा रहे हैं, जैसे सरकारी सॉफ्टवेयर में बहुत होता है ये। पहले जो फॉर्म वॉर्म भरते थे तो सिस्टम हमेशा हैंग ही रहता था कि दबा दिए हम, घूमे जा रहा है, पहले बहुत स्कॉलरशिप वाला फॉर्म में इतना टेंशन होता था, हम लोग जब कॉलेज में थे बिहार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते थे, ठीक है, उसमें मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता था एक वो 4-5 पेज फिल करने में, कभी कभी होता भी नहीं था। तो ये सब चीज क्या है, रिस्पॉन्स टाइम में आता है। फिर आता है मेमोरी यूजेज, रैम कितना यूज हो रहा है पूरा एग्जीक्यूशन में। अब पता चले कि इतना बड़का हैवी बना दिए हैं कि उस 2 GB का 1 GB वाले रैम पे चल ही नहीं रहा है, तो हो गया सत्यानाश। फिर आता है सॉफ्टवेयर मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी चीज रहेगा वो बस कहानी की चीजें हैं, आप इग्नोर भी कीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये 3 चीज आपको याद रखना है, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप और स्पाइरल मॉडल। ये सबसे मेन पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और टीआरई में अगर जाके आप क्वेश्चन उल्टाइएगा तो इसी से क्वेश्चन पूछा था, जितना भी पूछा था। अब देखिए सॉफ्टवेयर मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर मॉडल होता है फ्रेमवर्क दैट डिफाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये फ्रेमवर्क होता है जो डिफाइन करता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसमें कॉमन 3 मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल। अभी तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है, क्या है, एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट गोज थ्रू स्टेज। अब स्टेज क्या क्या होगा, पहले हम एक आइडिया बनाएंगे कि हमको करना क्या है, उस आइडिया को फिर एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि डेवलपमेंट फेज में लेके जाएंगे, डेवलप करेंगे। मान लीजिए हम सोचें, हम अपना ही बताते हैं, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो हम एग्जाम वाला बनाए पोर्टल, पहले हमारे दिमाग में आया कि हमको क्या क्या चीज करना है भाई, कि कैसे लॉगिन होगा, इसके बाद लॉगिन के बाद कौन सा पेज आना चाहिए, उस पर क्या क्या फंक्शनैलिटी हम देंगे। एक आइडिया मेरे दिमाग में था कि कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है। उस आइडिया को फिर हम डेवलप किए, उसके बाद हम फिर टेस्ट किए कि सही में लॉगिन हो रहा है, सही में एग्जाम दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके बाद हम क्या कर दिए, डिलीवर, मतलब इस सर्वर पे चढ़ा दिए। अब जैसे आप लोग बोलते हैं, आप लोग को छोड़िए, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं, हम ही को लगा कि मान लीजिए इसमें एक सेक्शन और होना चाहिए या कोई सेक्शन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको मेंटेनेंस करेंगे, सही करेंगे, ये सारा चीज। हाउ दीज स्टेज आर ऑर्गेनाइज एंड कनेक्टेड इज डिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, इसको SLCM बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 3 मॉडल आता है, फेमस मॉडल है जो कि है आपका वाटरफॉल मॉडल, पहला मॉडल। ये जो है वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, झरना, तो ये झरने के तरह ही अभी काम करेगा, आप देखिएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल, वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप लाइक अ पानी का झरना। अब समझिए ये बहुत ही पुराना और सिंपल मॉडल है। इसमें क्या होता है कि एक झरने के थ्रू, मतलब झरना कैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, सेम इसमें भी वही चीज होता है। जैसे अब देखिए इसमें वंस यू मूव टू नेक्स्ट स्टेप, मान लीजिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चले गए तो हम पीछे नहीं मुड़ के जाएंगे, झरना पीछे थोड़ी जाता है, ऊपर से नीचे ही गिरेगा। तो वही चीज इसमें है, इसमें हम बैक नहीं जा रहे हैं। अब इसका क्या चरण होगा, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पहले हम यूजर से पूछेंगे कि भाई क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जोमेटो का ऐप बना रहे हैं तो कस्टमर से पूछेंगे जो क्लाइंट है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि फूड ऑर्डरिंग, लाइव ट्रैकिंग होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम डिजाइन करेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डेटाबेस डिजाइन करेंगे कि इस ये जो प्रोसेस है पूरा, इसके लिए क्या क्या चीज़ हमको चाहिए और कैसे ये डिजाइनिंग होगा, पूरा डिजाइनिंग हो जाएगा। इसके लिए हम डायग्राम ये सब सारा कुछ कर लेंगे यहाँ पे। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोड का, कि राइट एक्चुअल कोड लिखेंगे कि मान लीजिए हमको लॉगिन करवाना है, लॉगिन के बाद फिर एक पेज खुलेगा, उस पेज पे पूरा मेन्यू कार्ड रहेगा, इस तरीके से। फिर जब बन जाएगा, कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टेस्टिंग करेंगे, हर मॉड्यूल को चेक करेंगे भाई कौन सा काम कर रहा है, पूरा प्रोसेस ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो वहाँ कार्ट में जा रहा है कि नहीं है, पेमेंट वाले बटन पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाला खुल रहा है कि नहीं, सारा कुछ।
फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे। ऐप की बात करते हैं, प्ले स्टोर पे करेंगे, और अगर मान लीजिए वेबसाइट बना रहे हैं तो कहाँ करेंगे, किसी सर्वर पे अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद मेंटेनेंस में क्या होगा कि मान लीजिए चलते चलते कहीं पे कुछ एरर आ गया तो बग फिक्स करेंगे, कुछ अपडेशन है क्लाइंट की तरफ से वो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़, ये स्टेप होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग कर लिए फिर कोड इंप्लीमेंट कीजिएगा, नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है ना। एक प्रोसेस जो है ना इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, यहाँ पे पीछे मुड़ने का तरीका ही नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। अब इसका फायदा सिंपल एंड इजी टू मैनेज है, गुड फॉर स्मॉल एंड वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, जिसमें कि पूरा आपको पता है कि हमको करना क्या है, वेल डिफाइंड है और छोटा प्रोजेक्ट है तो बहुत इजी होता है इसमें। ईच फेज हैज क्लियर आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन डिसएडवांटेज भी है इसमें, जैसे नो फीडबैक अलाउड वंस फेज इज डन। मान लीजिए कोई अगर एक फेज हम कंप्लीट कर लिए हैं, मान लीजिए कोडिंग कंप्लीट कर लिए, तो फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड टू फिक्स मिस्टेक फाउंड लेटर, अगर मान लीजिए कोडिंग में लेटर बाद में कुछ हमको पता चलता है पब्लिश करने के बाद, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर डायनेमिक मतलब क्या क्या, हर टाइम चेंज होने वाला चीज, अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो ये उस प्रोजेक्ट के लिए ये वाटरफॉल मॉडल नहीं है भाई, ठीक है। देसी एग्जाम्पल के लिए, इट्स लाइक बिल्डिंग अ हाउस विदाउट शोइंग ब्लूप्रिंट टू ओनर। अब कैसे, आपको किसी आदमी ने बोला कि हमको ना यहाँ पे एक मकान बनाना है, तो आप क्या किए, नक्शा बना लिए और आप पैसा ले लिए बिना दिखाए उससे, और सब कुछ बना के उसको दे दिएगा, मालिक लो बन गया। अब वो गया, बोला कि तू ना ये बालकनी गलत जगह पे दे दिया है, ठीक है, गलत डायरेक्शन में दे दिया। अब क्या होगा, पूरा मकान बन गया है, अब बालकनी तोड़ के दूसरी तरफ करोगे, बहुत लंबा झोल है, मतलब समझ रहे हो कि क्या से क्या हो जाएगा, पूरा एकदम चिप चाक, मतलब कि पेंट वेंट सब हो गया है, टाइल्स वाइल्स सब लग गया। अब उसके बाद बालकनी चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, तो ये बहुत लेट हो गया। तो इस तरीके का यहाँ पर दिक्कत आता है। इसके बाद आता है प्रोटोटाइप मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है भाई, ये पहले मेक अ रफ वर्किंग मॉडल बनाता है, एक छोटा सा मॉड्यूल बना के देता है कि हम आपका जो काम है ना ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूजर को दिखाता है, उससे फीडबैक लेता है, अगर उसने कुछ बोला कि इसमें ऐसे चेंजिंग होगा ये होगा तो वो चेंज करता है। उसके बाद जब पूरा अप्रूव हो जाता है क्लाइंट की तरफ से, उसके बाद फिर फाइनल वर्जन में हम लोग जाते हैं। अब इसमें क्या है, पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या जरूरत है भाई, फिर उसके बाद क्विक डिजाइन बनाएंगे, रफ लेआउट बनाएंगे, फाइनल नहीं रफ। फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, मतलब डेवलप टेम्प्रोरी मॉडल कुछ बनाएंगे। अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं टेम्प्रोरी मॉडल बनाने के लिए, जब जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कभी काम कर चुके होंगे उनको पता होगा। फिर आता है यूजर एवोल्यूशन, ये क्या करता है, यूजर को दिखाता है, उससे फीडबैक लेता है, फिर रिफाइन करता है, मतलब अगर यूजर की तरफ से कोई फीडबैक आया तो उसको इम्प्रूव करेगा, फिर अगर सेटिस्फाई होता है फिर हम लोग जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट पे। अब इसका एडवांटेज क्या है, यूजर कैन सी एंड सजेस्ट अर्ली चेंजेस, पहले चेंजेस हो जाता है हमारे पास। रिड्यूस रिस्क ऑफ यूजर डिससेटिस्फैक्शन, इसमें रिस्क कम रहता है, मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट बना दिया और यूजर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये चीज़ यहाँ कम, क्योंकि हम बीच बीच में दिखा रहे हैं उसको चीज़ें। हेल्प रिफाइन अनक्लियर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिफाइन करने के लिए हमको टाइम मिल जाता है अनक्लियर रिक्वायरमेंट का। डिसएडवांटेज इसमें भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर स्टेप के बाद हम उससे चीज़ें कर रहे हैं, है ना। यूजर में एक्सपेक्ट प्रोटोटाइप स्पीड फाइनल, अब प्रोटोटाइप हम छोटा सा बनाए, अब यूजर क्या कह देता है कि भैया हमको तो जो फाइनल प्रोजेक्ट था वैसा ही सब कुछ चाहिए, तो ये बड़ा दिक्कत वाला, यूजर इतना चीज समझता नहीं है क्लाइंट। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये चीज भी सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब ये एक तरीके से कैसे काम करता है आप समझ के देखिए। मान लीजिए आपकी शादी है, आपको कार्ड छपाना है, तो आपको जो प्रिंटर वाला होता है जो कार्ड छाप के देगा, वो आपको एक रफ रफ एक पेपर पे एक बना के देता है एक कार्ड, कि घर पे दिखा लीजिए, उसमें स्पेलिंग चेक कर लीजिए, नाम वाम सारा कुछ चेक कर लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है। आप जहाँ जहाँ दिक्कत होता है वहाँ करेक्शन करके उसको भेजते हैं कि ये सब चीज़ सही करो, ठीक है। वो सब सही होता है, उसके बाद फाइनल प्रिंटिंग होता है। तो ये भी प्रोटोटाइप ऐसा ही काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्पाइरल। अब स्पाइरल का मतलब क्या होता है, ऐसे घुमावदार स्प्रिंग की तरह, ठीक। तो ये वैसा ही मॉडल है। दिस मॉडल कंबाइन, ये वाटरफॉल को भी कंबाइन कर रहा है, प्रोटोटाइप को भी कर रहा है और रिस्क एनालिसिस भी कर रहा है। अब कैसे कर रहा है,
जैसे इसने प्लानिंग किया, पहले ऑब्जेक्टिव ये सब निकाल लिया, क्या करना है क्या नहीं करना, फिर रिस्क एनालिसिस करेगा। कैसे कि पॉसिबल रिस्क क्या क्या हो सकता है वो पहले एनालिसिस कर लेगा ये, कि अगर मान लीजिए पेमेंट फेल और डिले होता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करेगा। ठीक है, बिल्ड मतलब बनाएगा और टेस्ट एक पार्ट को कर लेगा, इम्प्लीमेंट एंड मान लीजिए पेमेंट गेटवे बना रहा है। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे किया। अब आपको और इजी में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 पेज है, एक लॉगिन का पेज है। ठीक है, लॉगिन के बाद एक डैशबोर्ड होगा, उस डैशबोर्ड पे ऐड टू कार्ट होगा, फिर पेमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये चारों को ना एक एक करके हम इस मॉडल में डालेंगे। पहले लॉगिन बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे, बनेगा, दिखाएंगे। ठीक है, और लॉगिन का जितना भी चीज होगा ना, रिस्क कि लॉगिन गलत होने के बाद क्या हो सकता है नहीं हो सकता, पूरा चीज कंफर्म कर लेंगे सब कुछ ओके करने के बाद। ठीक है, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर रिपीट मोड पे इस मॉडल पे जाएंगे। इस मॉडल को कंप्लीट, यहाँ पे चीजें जो है ना एक फुल प्रोडक्ट का नहीं होता है। प्रोटोटाइप में क्या था, प्रोटोटाइप में ऐसा था कि चीजें जो थी ना वो फुल प्रोजेक्ट को एक साथ कर रहे थे। ठीक है, पहले प्रोटोटाइप बनाते थे पूरे प्रोजेक्ट का, लेकिन यहाँ ये चीज नहीं, यहाँ सेक्शन बाय सेक्शन चीजें हो रही है। तो यहाँ पे और अच्छे तरीके से चीजें हो सकती है। ठीक है, एवोल्यूशन में मतलब फीडबैक लिया, फिर उसको उसमें इंप्रूव कर दिया, एक मॉडल कंप्लीट, फिर दूसरे में हम लोग चले जाएंगे कि मतलब अब क्या डैशबोर्ड का काम करेंगे। इस तरीके से जो चीजें होती है ये लूप में चलता रहता है और चीजें होती रहती है। ये हो गया अपना स्पाइरल मॉडल। एडवांटेज, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा है, सुटेबल फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है ये, क्योंकि मॉडल बाय मॉडल चीजें हो रही है। अलाउ फीडबैक फॉर ईच इरिटेशन, इटरेशन में मतलब ईच इटरेशन मतलब कि हर स्टेप में हम फीडबैक ले रहे हैं। भाई लॉगिन पेज बनाए, लॉगिन पेज का दिखा दिए भैया कैसन है बताओ, वो बोला बहुत बढ़िया, तो डैशबोर्ड पे पहुंच गए। लेकिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर जगह हम पूछ रहे हैं, एक्सपेंसिव भी हो जाता है छोटे प्रोजेक्ट के लिए। नीड स्किल टीम फॉर रिस्क एनालिसिस, स्किल वाला डेवलपर चाहिए इस चीज को करने के लिए। पता चले लल्लू को दे दिए, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि रिस्क एनालिसिस होता क्या है, वो तो ले डूबेगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। जैसे नेचर, वाटरफॉल लीनियर है, एक लाइन से चलता है। प्रोटोटाइप इटरेटिव है, स्पाइरल जो इटरेटिव विद रिस्क फोकस है। यूजर इन्वॉल्वमेंट वाटरफॉल में बिल्कुल नहीं है, हम लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट ही दे देते हैं। प्रोटोटाइप में हाई है, उससे दिखाते हैं भैया। स्पाइरल में तो हाई है ही। फ्लेक्सिबिलिटी वेरी लो है वाटरफॉल में, प्रोटोटाइप में हाई है, और वेरी हाई है आपका स्पाइरल में। कॉस्ट जो है लो पड़ता है अपना वाटरफॉल में, मॉडरेट लेवल पे प्रोटोटाइप में, और स्पाइरल में हाई लेवल का कॉस्टिंग हो जाता है। रिस्क हैंडलिंग पुअर है वाटरफॉल, प्रोटोटाइप में मीडियम है, और स्पाइरल में एक्सेलेंट लेवल का है। फिर है बेस्ट फॉर सिंपल स्टेबल रिक्वायरमेंट के लिए हम वाटरफॉल यूज कर सकते हैं, प्रोटोटाइप अनक्लियर रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं, और स्पाइरल के लिए, स्पाइरल के लार्ज हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए हम स्पाइरल करेंगे क्योंकि हर मॉड्यूल को हमको अच्छे से चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए तीसरा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी तक हम चीजें समझ लिए कि कैसे फ्लो होगा, अब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। व्हेन वी बिल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, वी आल्सो हैव द प्लान, एस्टिमेट, शेड्यूल एंड मैनेज एवरीथिंग। जैसे कितने लोग चाहिए, कितना समय लगेगा, खर्च क्या है, कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब हो जाता है। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। अब साइज एस्टिमेशन, अब इसमें ना कुछ फॉर्मूला ये सब होगा तो इसको मत देखिएगा। ठीक है, बस समझिए साइज एस्टिमेशन मतलब कि कोड का लाइन कितना होगा, लाइन ऑफ कोड कितना होगा, एलओसी कितना होगा। ठीक है, अब जैसे लॉगिन मॉड्यूल है, ये 300 लाइन का कोड लिखेगा। बुक इशू मॉड्यूल है 500 लाइन का, अगर लाइब्रेरी का हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। रिपोर्ट मॉड्यूल है 700 लाइन का बनाएगा। टोटल जोड़ के देखिएगा तो 5 3 8 7 1500 लाइन का कोड हो गया। अब 15% है। ठीक है, यहां देखिए अब क्या हो गया कि इफ एवरेज प्रोडक्टिविटी इक्वल टू 100 लाइन ऑफ कोड पर डे, अगर हम करते हैं मतलब 100 लाइन पर दिन लिखने का हमारा प्रोडक्टिविटी है, देन हमको कितना चाहिए, 15% पर डे चाहिए, विल बी नीडेड।
समझ रहे हैं? अगर 100 लाइन, अगर 1500 लाइन का कोड हमको टोटल चाहिए और एक दिन में काम करवाना है तो हमको 15% चाहिए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं चीज़ों को। ये चीज़ है। इसके बाद है फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट क्या होता है भाई? इंस्टेड ऑफ मेजरिंग कोड लाइन, फंक्शन पॉइंट मेजर फंक्शनैलिटी डिलीवर टू द यूजर। मतलब कि ये फोकस करता है व्हाट सिस्टम डज, नॉट हाउ इट इज कोडेड। मतलब कि ये चीज नहीं देख रहा है कि कितने लाइन का कोड है फंक्शन पॉइंट में, ये सिर्फ ये चीज देख रहा है कि फंक्शन कर क्या रहा है, जो सॉफ्टवेयर ये चीज है ये कर क्या रहा है, रिजल्ट क्या आने वाला, आउटपुट क्या है। इसको ये नहीं मतलब कि उसके अंदर कितना लाइन का कोड लिखा गया है। अब देखिए फंक्शन पॉइंट क्या क्या हो सकता है? एक्सटर्नल इनपुट EI, यूजर फ्रॉम फॉर्म इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट EU, रिपोर्ट मैसेज, एक्सटर्नल इंक्वायरी सर्च फीचर, इंटरनल लॉजिकल फाइल, इंटरनल DB टेबल क्या हो गया, इंटरनल इंटरफेस फाइल, शेयर DB एक्सेस, ये सारा कुछ। ठीक है। इसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके लिए एक दो चीज यूज होता है। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में हमको पैसा कितना लगने वाला है, तो इसके लिए एक डेल्फी टेक्निक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप बैठता है, कुछ एक्सपर्ट का ग्रुप बैठता है, वो आपस में डिस्कशन करते हैं नॉर्मली जैसे ऑफिस में होता है। उसके थ्रू एक एस्टिमेशन निकाला जाता है। कैसे? मान लीजिए एक्सपर्ट 1 बोला कि भाई 8 मंथ का टाइम लगेगा। ठीक है। एक्सपर्ट 2 बोला कि 10 मंथ का टाइम लगेगा। एक्सपर्ट 3 बोला 9 मंथ का। तो एवरेज कितना निकला? 9 मंथ का। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग टाइम अगर हमारे पास निकल गया तो हम कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं। तो ये कहानी है कॉस्ट एस्टिमेशन का। अब एक मॉड्यूल आता है कोकोमो मॉडल। ठीक है। ये कब हुआ था? डेवलप बाय बैरी वेम 1981 में। ये सब चीज पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे प्रोजेक्ट टाइप क्या है अपना, और ये छोड़ दीजिए, इसको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। कोकोमो मॉडल एस्टिमेट एफर्ट निकालता है इन पर्सन मंथ बेस्ड ऑन लाइन ऑफ कोड। ठीक है। बस इतना आपको दिमाग में रखना। कोको मॉडल क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये कैसे काम करता है? एस्टिमेट एफर्ट निकालता है बेस्ड ऑन लाइन ऑफ कोड। बस एफर्ट का मतलब कि पर पर्सन इन, मतलब कि पर्सन और मंथ, मतलब आदमी और टाइम कितना लगेगा, इसको बोलते हैं एफर्ट। और ये लाइन ऑफ कोड के अकॉर्डिंग चीजें निकालता है। बस इतना समझ के रखिए। अब आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप लोग। जैसे SRS लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर। SRS मतलब कि हम पहले ही सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिए कि हम क्या देंगे, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये मतलब सॉफ्टवेयर का क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में बनाना, इसको SRS बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। क्लाइंट बोला कि हमको ये चीज चाहिए, तो डेवलपर क्या करेगा, उसको एक डॉक्यूमेंट्स में लिखता जाएगा। ठीक है। SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द फंक्शन and non-functional requirement of the software system. It defines the system behavior, interface and constraint. इसके बाद आता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। जैसे गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बिग पिक्चर व्यू कैसे होगा, प्रोडक्ट परसेप्टिक, यूजर कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट, एज्यूमिंग द डिपेंडेंसी, ये पूरा कुछ। जैसे अगर कोई ऐप बनाते तो वो एंड्रॉयड 10+ में रन करेगा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, रिक्वायर्ड है उसमें, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा। उसमें क्या गूगल API इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इंटरनली चीज़ें क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ पे चलेगा, मतलब कि पूरा टर्म्स एंड कंडीशन उस ऐप का, ये चीज़ यहाँ पे ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। फिर आता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि दिस इज द हार्ट ऑफ SRS, डिटेल रिक्वायरमेंट। जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, व्हाट डज सिस्टम डज, मतलब कि वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट का बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, रिलायबिलिटी रहेगा, यूजेबिलिटी रहेगा कि नहीं। ठीक है। ये सारा कुछ अब सिंपल भाषा में समझे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया द सिस्टम शेल अलाउ यूजर टू फिल्टर रेस्टोरेंट बाय कुजीन। अब समझिए कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, कि हम यूजर को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि जैसे हम अपना सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, वहां पे मान लीजिए हम मल्टीपल टेस्ट डाल दिए, तो आपको एक ऑप्शन दे देंगे ऊपर में कि आप यहाँ से फिल्टर कर लीजिए कि आपको क्या BPSC TRE का टेस्ट देना है, या सब्जेक्ट वाइज कहिए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का टेस्ट देना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देना है, किसका देना है, वहाँ फिल्ट्रेशन। ये हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन
अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम परफॉर्मेंस इन सब पे ध्यान देते हैं, सिक्योरिटी कैसा है, जैसे आपने वहां पे कोई बटन दबाया, फिल्टर किया, लेकिन फिल्टर करने के बाद कितने देर के बाद आपके सामने रिजल्ट दिखता है, ये आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अब आता है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। ये क्या है भाई? यूजर इंटरफेस की डिजाइन कैसा होगा, हार्डवेयर इंटरफेस कैसा होगा, सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसा होगा, ये सारा कुछ। फिर है अदर सेक्शन, जैसे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी कैसा रहेगा, क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये सारा कुछ, इतना बहुत कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पे एक ओवरऑल देख लेते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड पर्पस, ये सॉफ्टवेयर किस लिए है। एसआरएस में ये सब सारा चीज रहता है। इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू और पर्पस लिखा जाता है, उसमें होता है कि एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर किस लिए बना रहे हैं आप। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड इन्फो, कि कैसे चलेगा, किस डिवाइस पे चलेगा, जो होता है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप गूगल प्ले पे जाते होंगे, कोई ऐप खोलते हैं, उसका इन्फो में जाकर चेक कीजिएगा, वहां नीचे रहता है लिखा हुआ कि यहाँ जो है ना 20+ वर्जन एंड्रॉयड पे ही चलेगा ये। ठीक है, प्लस होना चाहिए, इस तरीके से रिक्वायरमेंट। नेट इंटरनेट रिक्वायर्ड है, ये लिखा रहता है। फिर आता है अपने पास क्या, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, व्हाट फीचर इट हैज, जैसे लॉगिन हो गया, पेमेंट हो गया, ट्रैकिंग हुआ, इस तरीके का क्या क्या फीचर है इसमें, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में हो गया। इसके बाद आता है इंटरफेस, यूआई कैसा होगा, मतलब यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, हार्डवेयर क्या होगा, एपीआई लिंक क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से। अदर सेक्शन जैसे क्वालिटी, सिक्योरिटी, अब डेटा सेफ है कि नहीं, स्पीड फास्ट है कि नहीं, ये सारा कुछ अदर सेक्शन में आ जाता है। ये हो गया एसआरएस कंप्लीट आपका। फिर आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन? मतलब कि कोडिंग से पहले का एक डिजाइनिंग, एक नक्शा। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम एसआरएस। एसआरएस आप हमको दे दिए डॉक्यूमेंट्स, अब उसको जो है ना एक ब्लूप्रिंट बनाना, एक नक्शा बनाना कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे कैसे फ्लो करेगा, कैसे कैसे बनेगा। तो ये जो पार्ट है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। जैसे घर का आपको नक्शा मिल गया कि यहाँ पे एक कमरा बनेगा, यहाँ पे वॉशरूम रहेगा, यहाँ पे डाइनिंग रूम रहेगा, इधर से गेट रहेगा, फिर सेकंड फ्लोर पे ऐसे रहेगा। ये पूरा नक्शा जो बना के होता है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है भाई? टू ट्रांसफॉर्म एसआरएस इनटू वर्किंग मॉडल, कि व्हाट इज बुल्ड, हाउ इट बिल्ड, ये सारा कुछ। टू मिनिमाइज एरर इन कोडिंग, इससे क्या फायदा होता है भाई कि डेवलपर को पहले आइडिया लग जाता है कि हम बना क्या रहे हैं, इससे एरर कम होता है, जिससे कि वो पहले सोच सकता है कि हम क्या कोड, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कोड लिखें। पता चले कि अंदाजा लगाते लगाते चैट जीपीटी जिंदाबाद कोड लिखना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं होता, पहले चीजें पता होनी चाहिए। टू मेक सिस्टम मॉड्यूलर, मतलब डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाला मेथड चलता है, स्मॉल पार्ट करते हैं और इजी टेस्टिंग रखते हैं, छोटा छोटा पार्ट बना के काम करते हैं जिससे कि इजी टेस्टिंग हो जाता है। टू इम्प्रूव क्या है, मेंटेनेबिलिटी, मतलब फ्यूचर में कोड बदलना इजी हो। अब पता चले कुछ ऐसा भांग भांग खा के लिख दिया कोड कि पढ़ने वाला ही पागल हो जाए कि क्या लिखा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर है सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रकार। अब ये दो तरीके के होते हैं, जैसे हाई लेवल डिजाइन HLD और लो लेवल डिजाइन LLD। ये क्या होता है? हाई लेवल डिजाइन मतलब फोकस ऑन ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर, मतलब कि पूरा आप घर अगर बना रहे तो पूरा घर कैसा बनेगा ये उस पर फोकस करता है। और लो लेवल डिजाइन में क्या होता है कि अब इस घर में कौन सा रूम का कैसा स्ट्रक्चर होगा उस पर डिफाइन करता, उस पर फोकस करता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन डिजाइन होता है, एक बॉटम अप होता है, एक हाइब्रिड होता है। टॉप डाउन में क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम ओवरऑल सिस्टम, ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। ठीक है, जैसे जैसे सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर का हमने एक मॉड्यूल बनाया, एक पूरा बनाया कि ऑनलाइन स्टोर है। अब इसके अंदर हम पार्ट बाय पार्ट सोचेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, जैसे ऑर्डर हो गया, डिलीवरी हो गया, लॉगिन हो गया, ये सारा कुछ। बॉटम अप में क्या हुआ कि पहले हम छोटा छोटा एक चीज बना लेंगे, फिर इसको जोड़ के हम सोचेंगे कि ये चीज इसमें डालेंगे। तो ये हो गया। हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन, पहले कुछ टॉप डाउन काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बॉटम डाउन कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ बॉटम अप कर लेते हैं। तो ऐसे जो काम होता है ये हाइब्रिड मॉडल में काम होता है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, मतलब कार्य आधारित डिजाइन क्या होता है भाई? ये डिजाइन इज बेस्ड ऑन फंक्शन एक्टिविटी दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म, मतलब फोकस व्हाट द सिस्टम डज,
जैसे ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो ये क्या क्या चीज़ करता है, जैसे आप सर्च ट्रेन कर सकते हैं, बुक टिकट कर सकते हैं, कैंसिल टिकट कर सकते हैं, प्रिंट टिकट कर सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है कि हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि सिस्टम क्या क्या चीज कर रहा है, ठीक है, करेगा, कर रहा है, उस पर फोकस रहता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है कि वी परफॉर्म द एक्शन इंस्टेड ऑफ व्हाट एक्शन हैपन। अब समझ के देखिए, जैसे एक ऑनलाइन फूड ऐप बनाते हैं, तो इसमें क्या कर दिए कि एक क्लास बनाए हम, जैसे यूजर क्लास बना दिए। यूजर में क्या क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे नाम होगा, उसका एड्रेस रहेगा, फिर उसके अंदर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम रहेगा, मेन्यू रहेगा। इस तरीके का जो सिक्वेंशियल होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि हम फंक्शनैलिटी पे चीजें कर रहे हैं, लेकिन उस फंक्शनैलिटी के अंदर, फंक्शनैलिटी तो हो गया, मान ली कि ये फंक्शन काम करेगा, लेकिन हमको वो भी तो चाहिए कि ये फंक्शन यूज कौन करेगा। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन। प्रोसेस डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना इनटू स्मॉल पार्ट में तोड़ सकते हैं इसमें, कि अगर हमको 5 काम करवाना है तो एक एक काम को अलग अलग कर लें, मतलब डेटा फ्लो के अकॉर्डिंग डायग्राम यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे होता है, ओओडी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनाएंगे रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ, कि ये जो हम फंक्शन काम करवाएंगे ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब टिकट मान लीजिए, अभी आप ट्रेन सर्च करने की बात पीछे हम कर रहे थे कि सर्च ट्रेन करेंगे, तो पहले हमारे पास ट्रेन नाम से एक क्लास होना चाहिए, उसके अंदर हम लोग ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर डालेंगे, ठीक है, तभी तो वो सर्च वाला काम करेगा। तो ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर आता है। कल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे भी ओप्स कॉन्सेप्ट, तो और अच्छे से आप समझ जाइएगा। चलिए स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें तो ये होता है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ मेथड टू एनालाइज एंड डिजाइन अ सिस्टम इन अ स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम या डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गोल क्या रहता है, हाउ डेटा मूव्स, जैसे प्रोसेस, एक्शन, फंक्शन, इसको दिखाते हैं सर्किल और बबल से। डेटा फ्लो, मूवमेंट ऑफ डेटा, इसको दिखाते हैं एरो से, ठीक है। डेटा स्टोर, व्हाट डेटा इज केप्ट, मतलब कि 2 पैरेलल लाइन से इसको दिखा देते हैं कि कौन सा डेटा रखेगा ये। एक्सटर्नल एंटिटी मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, तो इसको दिखाते हैं स्क्वायर से। बस डेटा का जो है ना स्ट्रक्चर, डिटेल चीजें हम यहाँ पे करते हैं, ये समझ लीजिए। और ये जो आप ये देख रहे थे ये डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर आता है। डेटा फ्लो डायग्राम जो हम बनाएंगे ग्राफिकल मेथड, उसके अंदर ये सारा कुछ ऐसे करते हैं। मतलब प्रोसेस अगर दिखाना तो हम सर्किल से दिखाएंगे, बबल से दिखाएंगे। डेटा फ्लो दिखाना है तो तीर मार देंगे। डेटा स्टोर हुआ है ये दिखाएंगे तो पैरेलल लाइन दिखाएंगे। और एक्सटर्नल एंटिटी दिखाना है तो सोर्स और डेस्टिनेशन टाइप का कुछ तो हम दिखाएंगे स्क्वायर में। इसके बाद आया डीएफडी फॉर ऑनलाइन फी, ये सब छोड़िए, समरी टेबल को भी। अब है कोडिंग और टेस्टिंग। अब देखिए कोड और टेस्टिंग क्या हुआ। कोडिंग मतलब कि आप ट्रांसलेटिंग डिजाइन इनटू वर्किंग प्रोग्राम में कर दिए भाई। डिजाइन बना, पहले बनाए, उसके बाद आप कोड कर लिए, पूरा बन गया। कोड क्या हुआ कि एक तरीके से आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लिख के खाना बनाने का एक रेसिपी लिख लिए, या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका पूरा आपने कोडिंग लिख लिया, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा कोड हो गया, ये हो जाता है अपना कोडिंग। अब इसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब कोड शुड बी रीडेबल, पढ़ने में आसानी से हो जाए। ऐसा लिखना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, कि कोई दूसरा डेवलपर भी, अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर आप एक ही कंपनी में रहिएगा। आप कोड लिख के गए, दूसरे कंपनी चले गए, और फिर उस प्रोजेक्ट पे कोई दूसरा आदमी असाइन हुआ, बाद में कोई मान लो कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना हो, और पता चले वो जैसे ही कोड खोला सर चकरा गया उसको कि कहाँ क्या लिखा है, कैसे मतलब घिचपिच कर रखा है। तो ऐसा भी नहीं होना, क्लियर होना चाहिए चीज़ें। फिर है मॉड्यूलरिटी, मतलब डिवाइड प्रोग्राम इनटू ए स्मॉल फंक्शन, ठीक है। रीयूजेबिलिटी मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ बनाओ कि उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। एक जगह बना के रख दिया, और अगर एक ही काम हम 5 जगह कर रहे हैं तो जरूरी तो है नहीं 5 जगह फिर अलग अलग कोड लिखें। एक कोड ऐसा बना दो जिसको यूज करते रहो।
ठीक है। फिर मेंटेनेंस वाला चीज हो गया, इजी टू अपडेट मॉडिफाई, ये सब कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, एक वेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मान लीजिए अभी 50 लाइन का कोड है मेरा, एक होगा लॉगिन वाला, ठीक है, फिर होगा एक रजिस्ट्रेशन वाला। तो लॉगिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर हम एक कमेंट कर देते हैं कि लॉगिन स्टार्ट, ठीक है। ये कोड का पार्ट है लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, एक कमेंट की तरह हम यूज करते हैं। तो कमेंट करने के लिए ऐसे ऐसे लाइन दे देते हैं और कुछ लिख देते हैं, तो समझने वाला समझ जाएगा अच्छा यहाँ से लॉगिन का कोड स्टार्ट हो गया, इस तरीके से। अब आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अभी क्या था, कोडिंग, अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे। मतलब कि कोड बन गया, टेस्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ रनिंग सॉफ्टवेयर टू फाइंड एंड फिक्स एरर। सिंपल सी बात है, रनिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हमको क्या करना है कि उसका गलती निकालना है और उसको फिक्स करना है, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिंग, ठीक है। बग निकालना और उस बग को रिमूव करना। अब इसका गोल क्या है, चेक इफ सॉफ्टवेयर वर्क एज पर एसआरएस। एसआरएस के बारे में बता ही दिए, जो रिक्वायरमेंट था उसका एक डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, बस यही चीज चेक करना है, ये टेस्टिंग में आएगा। अब इसमें क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होगा अगर 5 मॉड्यूल है, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, टेस्ट है, ठीक है, अपना ही सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वेबसाइट का लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया और टेस्ट देने का हो गया, फिर एक रिजल्ट सेक्शन है, इतना मान लो, ठीक है। तो हम पहले लॉगिन वाला मॉड्यूल चेक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चेक कर लेंगे, फिर टेस्ट देने वाला मॉड्यूल चेक कर लेंगे, फिर रिजल्ट वाला चेक कर लेंगे। इस तरीके का जो होता है ना, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, कि एक एक सेक्शन को एक एक बार में चेक करना। इसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये क्या होता है भाई, अंदर कुछ नहीं देख सकते हम, कुछ नहीं देखते हैं, बस आउटपुट चेक करते हैं। मतलब टेस्टिंग द इनपुट आउटपुट बिहेवियर, इंटरनल कोडिंग को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। अगर आपसे पूछे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, तो सिंपल है, इनपुट आउटपुट बिहेवियर का टेस्टिंग होता है बस, ठीक है। व्हाइट बॉक्स बॉक्सिंग टेस्टिंग, ये क्या होता है, ये टेस्टिंग करता है इंटरनल लॉजिक, लूप को, ब्रांचेस को, कंडीशन को, ठीक है, ये डेवलपर के द्वारा ही किया जाता है। अब समझ गए, तीन तीन है। एक तो यूनिट, यूनिट में क्या होता है, एक एक सेक्शन को अलग अलग टेस्ट करना। एक होता है आपका ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स में क्या करते हैं हम, सिर्फ इनपुट आउटपुट को चेक करते हैं कि, और व्हाइट बॉक्स में क्या चेक करते हैं, इंटरनल लॉजिक कैसा लगा हुआ है, लूप्स कैसे चल रहे हैं, ब्रांचेस कैसा है, कंडीशन क्या क्या लगा हुआ है, ये सारी चीज। इफ एल्स कंडीशन चेक करते हैं कि इफ वाला कंडीशन सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, एल्स वाला कर रहा है कि नहीं। तो हर अलग अलग जगह पे चीजें करके हम चेक करते हैं। फिर है सिस्टम टेस्टिंग, ये पूरा सिस्टम को मिला के चेक करता है, ठीक है, कि टेस्टिंग द कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऑल मॉड्यूल को एक साथ चेक। अभी तो हमने यूनिट में क्या किया, लॉगिन वाला चेक कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, टेस्ट वाला कर लिया और अपना क्या नाम है रिजल्ट वाला कर लिया, सब चेक कर लिया। अब एक साथ शुरू करेंगे फुल, कि एक आईडी बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन चेक हो गया, फिर उस लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो किया था उससे लॉगिन करते हैं, फिर पेज पे जाएंगे, वहां से टेस्ट देंगे, टेस्ट को पूरा चेक करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। ये पूरा जो फुल प्रोसेस होता है, ये होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। फिर आता है डीबगिंग टेक्निक, ये होता है कि मतलब आप बीमारी पकड़ोगे, ठीक है, टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें बीमारी भी तो पकड़ने हमको आना चाहिए। तो ये कैसे होता है, इसमें कुछ कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स। इसमें क्या करते हैं, यूज प्रिंट, मतलब कि हम 50 लाइन का कोड लिखें, अब देख रहे हैं कहीं पे फंस रहा है, मामला कहीं पे खराब हो रहा है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे फंस रहा है, तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में ना एक प्रिंट लगा देंगे। जो कोडिंग जानते होंगे उसको पता होगा, प्रिंट मतलब कि एक फ्लो में कोड चल रहा है, मान लीजिए यहाँ कुछ इनपुट डाला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कुछ जोड़ घटा गुना भाग हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कुछ हुआ, फिर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हर स्टेप पे ना प्रिंट लगा देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ कोड डालें और ये कोड सही चला, यहाँ पे कुछ एरर आया, हम यहाँ पे प्रिंट लगाए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ हमको पता है कि रिजल्ट क्या यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वो प्रिंट से हमको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट देखा कि ये रिजल्ट यहाँ तक तो सही है, कोई बात नहीं, अब आगे का प्रिंट देखेंगे, गलती यहाँ हुआ था, यहाँ पे प्रिंट गलत आ गया, कुछ गलत चीज दे दिया, जो हमको चाहिए था वो नहीं दिया, तो हमको समझ आएगा अच्छा कोड में दिक्कत यहाँ पे है, इस वाले सेक्शन में, तो हम इस वाले सेक्शन को अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक होता है बैक ट्रैकिंग, ट्रेस बैक फ्रॉम एरर, ठीक है, ये एरर से ट्रेस बैक करता है। फिर एक काउज एलिमिनेशन,
हाइपोथेसिस होता है मतलब कि एक कल्पनीय, मतलब आप हाइपोथेसिस वाला चीज करते हैं और चेक करते हैं। फिर है प्रोग्राम स्लाइसिंग, फोकस ऑन इफेक्टिव कोड पार्ट, इस पे करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल, कोड नहीं चल रहा है तो प्रिंट डाल दो। ये हर सबसे जो मेन होता है ना, ब्रूट फोर्स होता है। इस सबको तो छोड़ देते हैं हम लोग, बहुत रेयर केस में करते हैं। मोस्टली ब्रूट फोर्स करते हैं कि जहां भी हमको लगा कोड फंसा कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिजल्ट खराब हो रहा है, तो बस फटाफट हर जगह पे प्रिंट डालें और धड़ाक से चेक कर लेते हैं भाई कहाँ पे प्रिंट मिस हुआ। जिस पोर्शन पे प्रिंट खराब गया या वहां तक नहीं पहुंचा, वो प्रिंट नहीं हुआ, तब समझ गए कि यहाँ पे मामला है, इसके ऊपर ही कुछ दिक्कत आया है, बस वहां शुरू हो जाते हैं फिर। अब प्रोग्राम एनालिसिस टूल, जैसे स्टैटिक एनालिसिस, कोड जांचने वाला ऑटोमेटिक टूल होता है ये। चाचा चलो, कोड जांचने वाला टूल होता है। जैसे स्टैटिक एनालिसिस, चेक कोड विदाउट रनिंग, ठीक है। फिर होता है डायनेमिक एनालिसिस, चेक वाइल रनिंग, रनिंग के दौरान चेक करता है। फिर होता है कोड कवरेज, चेक हाउ मच कोड टेस्टेड। और एक होता है डिबगर, फिक्स रन टाइम एरर को। अब है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सोच के देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक आप सॉफ्टवेयर बनाएं और वो 1 1.5 साल 2 साल 5 साल तक बिना कोई एरर के चल दिया, ठीक है। सिंपल सी बात, 1 2 5 साल तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए सॉफ्टवेयर में इतना टाइम लगता नहीं है, बट सिंपल सी भाषा में समझिए, कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में आया, वो बिना किसी एरर के चले जा रहा है चले जा रहा है, तो ये हो गया रिलायबिलिटी, ठीक है। कि आप समझते हैं कि भाई ये भरोसेमंद प्रोडक्ट है। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या समझते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, रिलायबिलिटी नहीं है उसमें। कोई प्रोडक्ट अच्छा चल भी जाता है, कोई चलाते चलाते मतलब स्टार्ट किए तभी भी बंद हो सकता है, तो ऐसा चीज रिलायबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर जो हम लोग बना रहे हैं वो रिलायबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया और अभी खत्म हो गया, फर्स्ट डे खराब हो गया, तो ऐसा नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एटीएम सॉफ्टवेयर बनाए हैं तो वो 1000 ट्रांजेक्शन बिना क्रैश के अगर चल गया तो हम रिलायबल मानते हैं, हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की चीजें रिलायबिलिटी में आती है। चलिए ये सब, हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन क्वालिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस हमको आश्वासन दे देता है एक तरीके से कि जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है ना, ये पूरी तरीके से एकदम वेल मेंटेन है और इसमें डिफेक्ट की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये चीज क्वालिटी एश्योरेंस में हमको आश्वासन मिल जाता है। फिर एक आता ISO 9000। ये क्या है, ये एक है अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय ISO फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS। ये क्या करता है, फोकस करता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट्स पे। ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन है किसी भी चीज का। अब इसको अभी समझते हैं। जैसे हाँ, CMM थोड़ा देख लेते हैं। CMM क्या होता है कि ये यूज टू एक्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मैच्योरिटी, जैसे इनिशियल एडॉक, ये सब समझने की इतना कोई नीड है नहीं, बट कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल बात समझते हैं कि ISO क्या होता है। ISO होता है कि लाइसेंस लेना। मान लीजिए आप लाइसेंस ले लिए, और CMM होता है कि आपका जो ड्राइविंग स्किल है, मान लीजिए अगर गाड़ी के संदर्भ में, ड्राइविंग के संदर्भ में बात करें, तो ISO का मतलब हो गया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए हैं। CMM का मतलब होगा कि आपका जो ड्राइविंग स्किल है उसको इम्प्रूव करके बहुत अच्छे तरीके से आप जैसे जैसे आप चलाइएगा वैसे वैसे आपका इम्प्रूव होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट वाली चीजें यहाँ पे होती है, बस इतना सा कहानी। फिर होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सारा कुछ हो गया, सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, अब मेंटेनेंस की बारी आती है। मेंटेनेंस मीन्स कि मॉडिफाइंग कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं। जैसे हर 6 महीने 2 महीने पे आपको एंड्रॉयड में अपडेट आता है। क्यों आता है भाई, उसको लगता है कि इसमें और चीज इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो अपडेट भेजता है, आप फिर डाउनलोड करते हैं ना, एंड्रॉयड अपडेशन चलता है। तो ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या हो, करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, फिक्सिंग बग एंड एरर आफ्टर रिलीज, रिलीज के बाद हम फिक्स और बग को फिक्स करते हैं। एडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर फॉर न्यू OS हार्डवेयर, मतलब कि विंडो 10 से हम 11 में उसको अपडेट कर रहे हैं,
ऐसा कुछ अगर होता है तो उसको एडेप्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या हो गया, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और यूआई, मान लीजिए कुछ नया फीचर जोड़ दिए या मान लीजिए उसको फास्ट कर दिए, थोड़ा सा लोड बढ़ रहा था तो उसको और स्मूथ कर दिए, ये सब परफेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। फिर आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये क्या होता है, एंटीसिपेटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम एंड प्रिवेंटिंग देम। जैसे अगर हमको लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ इशू आ सकता है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, मोस्टली ये सिक्योरिटी के लिए रीजन के लिए ही यूज होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से हो गया, बस इतना ही था, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भारी भरकम है नहीं, मोटा मोटा चीज़ हम आपको बता दिए हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, और इस पर ज़्यादा उतना लोड मत लीजिएगा, इससे क्वेश्चन 1 2 3 पूछ भी दे तो मुश्किल से पूछेगा, इतना भारी भरकम नहीं पूछेगा। उप्स कल वाला क्लास बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वो ज़्यादा फायदा देगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, मिलते हैं एक नए वीडियो में।